बेदर्दी सैयां भाग 1। हेलो दोस्तों, नई कहानी लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। आज शादी हो रही थी उसकी। किसके साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, ये वो कुछ नहीं जानती थी। उसे तो सख्ती से तैयार होने का आदेश दिया गया था और बिना उसकी अनुमति के उसे तैयार भी कर दिया गया था। मानो एक गुड़िया को कपड़े पहनाकर मंडप में बिठा दिया गया हो। हर तरफ चहल पहल थी, औरतें ठहाके लगा रही थी, आदमी लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। सब खुश थे, बस खुश नहीं थी तो वो दुल्हन जिसकी जिंदगी आज बदलने वाली थी। वो किसी गुड़िया की तरह मंडप के पास रखी एक कुर्सी पर बैठी थी और हवन की अग्नि को लगातार देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी हो रही है या फिर कितने लोग उसके आसपास बैठे हैं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वो एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में जा रही थी। यहाँ कुछ लोग अपने कहने के लिए थे, वहाँ न जाने कौन होगा जिसके साथ वो रहेगी। वहीं उसी हॉल के कमरे में एक लड़की गुस्से में सामान को इधर उधर फेंक रही थी और उसके माता पिता उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लड़की अपने आपे से बाहर थी। वो गुस्से में बोल रही थी कि आपने उसकी शादी कैसे फिक्स कर दी? इतने अच्छे लड़के के साथ, वो तो मेरा होना चाहिए था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जताना चाहती हूँ। वो नहीं। लड़की के पापा ने उसे पकड़कर बेड पर बैठा दिया। फिर बोला, मेरी जान, मैं कुछ भी सोचे बिना नहीं करता हूँ। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो इंसान नहीं, हैवान है। जितनी जिल्लत उस लड़की को यहाँ मिली है वहाँ इससे भी ज़्यादा मिलने वाली है। मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि ये कभी खुश नहीं रह सकती। और तू कह रही है कि तू उस जल्लाद से शादी करना चाहती है। तूने उसे सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है। जानवरों जैसा सलूक करता है ये लोगों के साथ। वो आदमी आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही बाहर से आवाज़ सुनाई दी, चलो चलो, लगता है बारात आ गई। हम तो देखें खुशी का दूल्हा कैसा दिखता है। आदमी ने लड़की को छोड़ दिया और बोला, तो अब मुस्कुराकर अपनी प्यारी सी बहन को विदा करो ताकि सबको लगे कि हमने अपना फ़र्ज ठीक से निभाया है। लड़की ने अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने भी कुटिलता से हंसते हुए हामी भरी और तीनों बाहर आ गए। सब लोग दूल्हे को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, और हो भी क्यों क्यों ना। एशिया का सबसे छोटी उम्र का और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था रजत सिंघानिया। जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। रजत सिंघानिया दिखने में बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। ये लोगों के सामने बहुत कम आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और अपने फ़ोटोज़ शेयर करता रहता है। लेकिन फ़ोटोज़ से कोई उसके स्वभाव का पता नहीं लगा पाया। कोई कहता है ये इंसान नहीं जानवर है, तो कोई कहता है कि ये दिखने में खड़ूस टाइप नहीं है, बस लोग बदनाम कर रहे हैं। सब लोग बारात के स्वागत में खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे। तभी बड़ी सी गाड़ी आकर सबके सामने रुकी तो सबके चेहरे चमक उठे। उसमें से लगभग 6 फीट का अच्छी कदकाठी का लड़का बाहर निकला। उसने सेहरा बांध रखा था और ब्लैक कलर का सूट पहना था। सेहरा रहने की वजह से किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग तो उसे ऐसे देखकर खुश हो रहे थे मानो कोई देवता आसमान से उतर कर आया हो। ये रजत सिंघानिया था। वो अकेले ही उन लोगों की ओर बढ़ गया तो सब लोग खुसुर-पुसुर करने लगे कि ये अकेला ही क्यों आया है? क्या इसके परिवार में कोई नहीं है, या फिर ये लेकर नहीं आया? रजत जैसे ही सबके पास पहुंचा, सबके मुंह बंद हो गए और एक झूठी मुस्कान सबके चेहरों पर खिल गई। अंदर मंडप के पास बैठी खुशी शर्मा को ये तक एहसास नहीं था कि उसका अब कोई नहीं था। वो अकेली हॉल में बैठी ज़मीन को निहार रही थी। तभी पास में मंत्र पढ़ रहे पंडित ने कहा, बिटिया, तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठी हो, बोरियत महसूस नहीं हो रही? पंडित जी के अचानक बोलने से खुशी थोड़ा डर गई और बिना कुछ बोले सीधी होकर बैठ गई। पंडित जी ने फिर से मंत्र बोलने शुरू कर दिए। बाहर खुशी की चाची रजत की आरती कर रही थी और शादी की सभी रस्में कर रही थी। तभी एक औरत ने रजत को देखते हुए कहा, बेटा, आप अकेले आए हैं, आपके परिवार वाले नहीं आए? रजत ने अपना सेहरा को एक और करके कहा, आपकी बेटी भी तो अकेली ही जाएगी और शादी मुझे करनी है, परिवार वालों को नहीं, इसीलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। रजत के खूबसूरत से चेहरे को देखकर सभी लड़कियां खुशी से जलने लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं खुशी की चचेरी बहन ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। रजत को अंदर लाया गया। रजत ने एक नज़र खुशी को देखा, फिर मंडप में आकर शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद खुशी भी मंडप में बैठा दिया गया और दोनों के फेरे हुए। अब आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा तो सब हंस पड़े।
लेकिन ना तो रजत के चेहरे पर हंसी आई और ना खुशी के चेहरे पर खुशी। 5 फुट 6 इंच की एक पतली सी और गोरी सी लड़की शादी के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना कोई गम, मानो वो इस दुनिया में है ही नहीं। उसे एक गुड़िया की तरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर बिठा दिया जाता, और वो भी जैसे अपने आप में हो ही ना। खैर, शादी हुई और रजत खुशी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ। गाड़ी में रजत के ड्राइवर ने रजत और खुशी दोनों को खामोश देखकर कहा, वैसे सर, आपने वो वाला चुटकुला फेल कर दिया जिसमें कहते हैं कि लड़का बारात लेकर आता है और शेरनी अकेली आती है। आज आपने दिखा दिया कि आप भी शेर हैं, जो अकेली शेरनी को लेकर आए हैं। रजत ने ड्राइवर को घूर कर देखा, फिर बोला, ये बकवास जोक मारने से अच्छा गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। रजत ने एक नज़र खुशी को देखा, जो बाहर देखकर बिना किसी भाव के आराम से बैठी थी। अब रजत ने अपने लैपटॉप को उठाया और इसमें कुछ काम करने लगा। खुशी को ना रजत से कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना किसी ड्राइवर के जोक से। वो तो बस अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रही थी, क्योंकि बाहरी आंसू तो उसके कब के ख़त्म हो चुके थे। 10 साल से वो अपनी बाहरी आंसुओं को बहाती रही, लेकिन अब वो रोती नहीं। जो होता उसे सहती, और बस सहती ही है। चाचा चाची और बहन के जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी थी, और अब उसे बिना बताए उसकी शादी कर दी गई। उसने इन 10 सालों में अपने आप को एक चुप्पी में कैद कर लिया था। अब उसे कोई कुछ कहता तो वो बिना कुछ बोले मान जाती। बोलना हंसना तो वो भूल ही गई है। उसकी ज़िंदगी में बोलने और हंसने की ना कोई वजह थी, और ना कोई ऐसा था जो उससे बातें करना चाहता हो। इसीलिए उसने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया था। रजत का घर आ चुका था। रजत बाहर निकल गया, लेकिन खुशी अभी बैठी रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि घर आया है या नहीं, और आगे क्या करना है वो इन सब बातों से अनजान थी। जब रजत ने खुशी को अपने आसपास नहीं पाया तो उसने मुड़कर देखा। खुशी अभी भी भाव शून्य होकर बैठी थी। रजत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए, लेकिन तभी एक दुबला पतला सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। उसने रजत से कहा, भैया मैं ले आता हूँ मैम साहब को। रजत ने लड़के को खुशी को लाने का इशारा किया तो लड़का दौड़कर खुशी के पास गया और कार का दरवाज़ा खोलकर बोला, मैडम घर आ गया है, आप बाहर आ जाइए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खुशी ने अपने लहंगे को संभाला और बाहर आ गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत से घर के बाहर खड़ी थी। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा लॉन था, जिसे देखकर खुशी को थोड़ा सुकून मिला। अब वो पलटी तो सामने सफ़ेद पत्थर से बना एक खूबसूरत सा बंगला था। तभी उसकी नज़र रजत पर पड़ी। रजत उसे उसी की तरह बिना किसी भाव के देख रहा था। तभी लड़के ने खुशी को चलने के लिए कहा तो खुशी चलते हुए रजत के पास आ गई। जैसे ही खुशी रजत के बगल में आकर खड़ी हुई, रजत उससे दूर होते हुए लड़के से बोला, जॉली, इसे यहाँ के रूल्स और बाकी काम समझा दो। अगर इससे एक भी गलती हुई तो सज़ा तुझे मिलेगी। लड़का, जिसका नाम जॉली था, उसने हाँ में सर हिलाया तो रजत चला गया। वहीं खुशी रजत को हैरानी से जाते हुए देखने लगी। जॉली ने खुशी को देखकर कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं मैम। खुशी ने खाली नज़रों से जॉली को देखा और अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि पहली बार किसी ने उसकी तारीफ़ की, उसको इज्जत दी है। जब जॉली ने खुशी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं देखा तो वो उदास होकर बोला, आप भी बिल्कुल सर की तरह ही हैं, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह आपके लिए नहीं है। खुशी ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया तो जॉली भी उसके साथ चलते हुए बोला, आप इस घर में पहली औरत हैं। इससे पहले यहाँ कोई औरत नहीं आई है और ना ही यहाँ कोई औरत है, इसीलिए आपको और सावधानी से रहना होगा। जॉली अब खुशी के आगे आगे चलने लगा और फिर बोला, यहाँ सब लोग बहुत कम बातें करते हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे तो रजत साहब ही हैं यहाँ, और अब आप और एक कमरे में एक वृद्ध आदमी है जो कभी बाहर नहीं आते हैं। शायद वो बीमार हैं और आपको सुबह नाश्ते के लिए 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आना है। 1 मिनट लेट होने पर आपको नाश्ता नहीं दिया जाएगा। नाश्ते की टेबल पर ही रजत सर से आपकी मुलाकात होगी और आपको जो बात करनी है आप वहाँ कर सकती हैं। फिर दोपहर का खाना आपके कमरे में पहुँचा दिया जाएगा। आप बाहर नहीं आएंगी क्योंकि तब सर यहाँ नहीं होंगे। रात में 10 बजे
आपको फिर से डाइनिंग टेबल पर आना है। खाने के लिए इस वक्त आपको कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि सर काम करके थक जाते हैं और गुस्से में रहते हैं। जॉली ने सारा काम ऐसे बता दिया मानो उसने रट रखा हो। खुशी अब अंदर आ चुकी थी। एक से बढ़कर एक आलीशान कमरे थे। यहाँ खुशी ने उदास आंखों से सब कुछ देखा। जॉली ने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया और वापस चला गया। खुशी आकर बेड पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कहाँ उसने सोचा था कि कम से कम शादी के बाद तो उसे इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, और कहाँ आज यहाँ आते ही उसे घर के रूल सुना दिए गए। एक लड़की दुल्हन बनकर हजारों ख्वाब और ख्वाहिश रखती है और चाहती है कि ससुराल में उसे वो सब मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत था। खुशी के यहाँ आने पर किसी ने स्वागत नहीं किया, ना ही कोई रस्म की गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो खरीद कर लाई गई हो या फिर किसी समझौते के तहत लाई गई हो। खुशी ने अपनी आंखों को बंद किया और बेड पर लेट गई। पूरे दिन से थकी होने के कारण उसे नींद आ गई। रजत बाहर से एक कमरे में आ गया जहाँ एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ था। रजत ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, दादाजी, मैंने आपकी वसीयत के मुताबिक शादी कर ली है। मुझे नहीं पता आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने आपकी वसीयत पढ़ी तो मुझे लगा शायद इसी में आपकी खुशी होगी। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। वृद्ध आदमी, जो बोल नहीं रहा था ना ही कोई हरकत कर रहा था, वो बस रजत को देख रहा था। तभी रजत उठा और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह ही खुशी की आँख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठी। अभी तक उसने शादी का जोड़ा ही पहना हुआ था। सारी रात खुशी एक ही अवस्था में लेटी रही। खाना ना खाने की तो उसे आदत थी, लेकिन नींद उसे कैसे आ सकती है, वो भी इतनी गहरी और इतनी लंबी। खुशी ने रूम के दरवाजे की ओर देखा जो खुला हुआ था। उसे याद आया कि उसने दरवाज़ा बंद तो नहीं किया था। फिर कोई उसे बुलाने क्यों नहीं आया। खुशी ये सब सोचती सोचती खड़ी हो ही हुई थी कि रजत उसके कमरे में आया। खुशी रजत को देखकर डर गई। उसने अपने हाथों को मलना शुरू कर दिया। खुशी अभी भी कल के जैसी ही लग रही थी। उसने अपने सिर को झुका लिया और अपनी नज़रों को ज़मीन में गड़ाकर खड़ी रही। रजत ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया हुआ था और उसने गरजती आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं सिखाए गए हैं? जॉली ने कल सब समझाया था ना, तो फिर डिनर के वक्त भी तुम सोई कैसे रही? खुशी अभी भी उसी स्थिति में खड़ी रही तो रजत ने फिर से कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लड़की, मेरी तरफ देखो। लेकिन खुशी ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। अब वो कांपने लगी थी। रजत खुशी के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। खुशी वहीं जम सी गई। उसकी धड़कनें मानो खत्म ही हो जाएंगी। रजत ने खुशी के चेहरे को जबड़े से पकड़कर ऊपर किया। तब भी खुशी की पलकें झुकी हुई थी। तो रजत ने उसके जबड़े को भींच कर कहा, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए, समझी? अब अपनी आंखें आंखें खोलो और देखो मुझे। चूंकि खुशी ने एक बार भी रजत को नहीं देखा था, इसीलिए उसने अपनी पलकों को हटाकर रजत का दीदार किया। जब उसने रजत को देखा तो एक पल के लिए वो उसे देखती ही रह गई। उसने अपनी किस्मत पर इतना यकीन नहीं था कि इतना हैंडसम और चार्मिंग लड़का उससे शादी करेगा। या तो वो सपना देख रही थी या फिर ये सब मजाक हो रहा था। खुशी रजत को पलक झपकाए बिना ही देखती रही। वहीं जब रजत ने खुशी की आंखों को देखा तो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत आंखें उसने आज तक नहीं देखी थी। इतनी मासूमियत भरी आंखें रजत के दिल को लुभा रही थी। साथ ही साथ उन खूबसूरत सी आंखों में पसरा वो खालीपन और अकेलापन भी रजत से छुपा नहीं। रजत खुशी की आंखों में खो गया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने गुस्से से खुशी के जबड़े को भींचकर खुद से दूर धकेल दिया। खुशी हैरान सी रजत को देखने लगी तो रजत ने फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे किया और खुशी को घूरते हुए बोला, 15 मिनट हैं तुम्हारे पास, अपना हुलिया ठीक करो और नाश्ते की टेबल पर आओ। खुशी ने कोई हरकत नहीं की तो रजत चला गया। रजत के जाने के ठीक बाद जॉली कमरे में आया और हैरान परेशान सा बोला, आपको बताया था ना मैंने कि समय पर खाने के लिए आ जाया करें। मैं आया था आपको जगाने, लेकिन आप सो रही थी, इसीलिए मजबूरन मुझे सर को बताना पड़ा। खुशी कुछ नहीं बोली तो जॉली आगे बोला, आप जल्दी से कपड़े बदलिए, आपके 5 मिनट तो वेस्ट भी हो गए हैं। सर नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खुशी हड़बड़ी में बाथरूम देखने लगी
तो जॉली ने बाथरूम की ओर इशारा करके कहा, वो वहाँ, और कपड़े यहाँ बाहर अलमारी में है, प्लीज़ लेट नहीं होना। खुशी जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालने लगी। जल्दी करने से उसके हाथ कांपने लगे, इसीलिए कभी उसके कहीं पिन चुभ जाती तो कभी कहीं। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जगह जगह चोट से भर गया। आखिर 7 मिनट में उसने अपने कपड़े और जुड्डे को खोला था। अब वो जल्दी से नहाकर बाहर आई और अलमारी में कपड़े ढूंढने लगी। अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े थे, जो वेस्टर्न स्टाइल में थे। खुशी को, एक साधारण सी लड़की थी, उसे वेस्टर्न कपड़े ना तो पसंद थे, ना ही उसने कभी उसे पहनने आते थे। इसीलिए उसने अपने बैग से एक कुर्ता निकाला और साथ में जीन्स पहन ली। उसने अपने गीले बालों को ऐसे ही छोड़ा, ऊपर से दुपट्टा डाल लिया। रजत के दिए वक्त से 5 मिनट लेट हो चुकी थी वो। अब खुशी के हाथ पैर फिर कांपने लगे थे, लेकिन क्या करती, बाहर तो उसे जाना ही था। इसीलिए उसने अपने साधारण से स्लीपर पहने और बाहर चली आ गई। रजत अब भी खुशी के इंतजार में बैठा था। वो लगातार घड़ी को देखकर जॉली की ओर घूरता, तभी खुशी उसे आती हुई दिखाई दी। साधारण से कपड़ों में और बिना मेकअप के, सिर पर दुपट्टा लिए वो दिल हसीन लग रही थी। खुशी की पलकें अभी भी झुकी हुई थी। रजत ने एकटक उसे देखता रहा। जब वो डाइनिंग टेबल के पास आ गई तो रजत उठा और खुशी की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। खुशी रजत को देखने लगी और मन ही मन बोली, अब ये मुझे क्या सजा देने वाला है। तभी रजत ने जॉली को इशारे से अपने पास बुलाया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाकर बोला, तुझसे कहा था ना कि अलमारी में रखे कपड़े ही पहनने हैं। जॉली ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, जी सर। रजत ने फिर से जॉली के दूसरे गाल पर थप्पड़ रखकर कहा, तुझे 15 मिनट का वक्त दिया था, इतना लेट कैसे। जॉली ने अपने दूसरे गाल पर हाथ रखकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ़ी चाहता हूँ। खुशी ने जब रजत और जॉली को देखा तो वो अंदर कांप गई। उसकी गलती की सज़ा जॉली को क्यों दी जा रही थी। खुशी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा था। तभी रजत फिर से गरजते हुए बोला, अभी के अभी वापस जाओ और तुम्हारे लाए हुए बैग्स को बाहर फेंक कर अलमारी में जो कपड़े रखे हैं वो पहन कर आओ। इस बार रजत खुशी को देखकर बोला। खुशी उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से जॉली को मार खानी पड़ी। वो अलमारी में कपड़े ढूंढ रही थी कि जॉली अंदर आते हुए बोला, ये आपके लिए। खुशी ने जॉली को देखा तो उसके दिल में एक ठेस सी उठी। वो जॉली को सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया। जॉली खुशी के लिए पानी लेकर आया था। खुशी ने एक बार पानी को देखकर फिर से जॉली को देखा तो जॉली मुस्कुराकर बोला, वो सर ने नोटिस कर लिया था कि आपको चक्कर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको पानी दे दूं। खुशी रजत की इस परवाह को देखकर हैरान थी। एक और वो उसे इतना टॉर्चर कर रहा था और दूसरी ओर उसके लिए फिक्रमंद भी था। खुशी के दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी जॉली ने आगे कहा, आप वार्डरोब में से कोई भी एक ड्रेस निकाल लें। खुशी ने एक बार फिर वार्डरोब को खोला और निराशा से उन कपड़ों को देखने लगी जिन्हें कुछ देर पहले वो रिजेक्ट करके गई थी। उसमें सभी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी, लेकिन किसी के बाजू नहीं थे, तो किसी के दोनों ही नहीं थे, तो कोई नीचे से कटी हुई थी। खुशी ने मुंह बनाया तो जॉली उसे देखकर मुस्कुराकर बोला, अब आप मिसेज रजत सिंघानिया हैं, इसीलिए आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे मैम। तुम मुझे मैम बुलाना बंद करोगे प्लीज़। खुशी तपाक से बोली। जॉली खुशी के मुंह को ताकने लगा। खुशी की आवाज़ बिल्कुल उसकी आंखों की तरह मीठी और प्यारी थी। तो और क्या बुलाऊं मैम? आप रजत सर की वाइफ हैं तो आप मैम ही हुई ना? जॉली हैरानी भरे स्वर में बोला। नहीं, तुम मुझे दी बुलाया करो। तुमने मेरे लिए मार खाई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगी। खुशी ने जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया हो, मानो अगर वो कुछ पल के लिए रुकी तो सब कुछ भूल जाएगी। उसे कहना क्या है। जॉली के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने ज़ोर से हाँ में गर्दन हिलाई। फिर वो खुशी की ड्रेस की ओर इशारा करके बोला, आपने जिस नंबर की ड्रेस पसंद की है उसको पहनने के लिए आपको इस एलईडी पर से पता चल जाएगा। जॉली ने रिमोट लिया और एलईडी को ऑन करके बोला, कौन सा नंबर है ड्रेस का?
खुशी ने बिना बोले वार्डरोब की ओर इशारा किया तो जॉली की नज़र 5 नंबर पर गई, जहाँ से खुशी ने ड्रेस लिया था। जॉली ने एक चैनल चलाया और वहाँ से चला गया। कुछ देर में खुशी ड्रेस पहनकर बाहर आई। इस बार उसने हल्का सा मेकअप भी किया था, जो शायद उसने एलईडी में ही सीखा था। उसने अपने बालों को भी करीने से सजा लिया था। अब वो ठीक से तैयार हो चुकी थी, इसीलिए वो बाहर आ गई। दरवाजे पर ही उसे रजत मिल गया। रजत ने खुशी को देखकर उसकी तारीफ में मुंह बनाया और उसके करीब आ गया तो खुशी उससे 2 कदम पीछे होकर दीवार से लग गई। रजत ने दीवार पर हाथ रख दिया और खुशी के कान के पास आकर धीरे से बोला, अब लग रही हो ना मिसेज खुशी रजत सिंघानिया। खुशी ने रजत से नजरें नहीं मिलाई क्योंकि उसे उस ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से जॉली उसकी वजह से मार खाए। इसीलिए उसने इसे पहन लिया था। जब खुशी ने रजत को नहीं देखा तो रजत ने खुशी की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? मैंने कहा ना, जब मैं बात करूं तो तुम्हारी नज़रें मुझ पर होनी चाहिए। और ये जो तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, ये किसी और के सामने करना। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ कि तुम कैसी लड़की हो, समझी? ये कहकर रजत ने खुशी को छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। खुशी की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आया कि रजत उसकी किस असलियत की बात कर रहा था और उससे इतना गुस्सा क्यों था। खुशी ने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही समेट लिया और लंबी सांस लेकर रजत के पीछे पीछे चल पड़ी। रजत आकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गया तो खुशी भी आकर उसके सामने बैठ गई। दोनों ने नाश्ता किया और रजत बिना कुछ कहे उठकर चला गया। खुशी हैरानी से उसे देखती रही। खुशी वहीं बैठी रही और सोचती रही कि अब वो क्या करे। क्या वो अपने कमरे में चली जाए या फिर यहाँ रहकर रजत के आने का इंतजार करे। खुशी काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही, लेकिन जब रजत नहीं आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। जॉली भी उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने मन ही मन प्रार्थना की, अब जॉली को कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, कहीं रजत ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया। खुशी मन ही मन अपने आप में उलझी रह गई। रजत सीधे अपने रूम में आया और गुस्से से एक फ्लावर पॉट को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। तभी खुशी की वो मासूम आंखें उसके ख्यालों में आ गई। रजत ने खुद से कहा, क्या तुम ये हो जो मेरे सामने हो, या फिर ये सब तुम्हारा दिखावा है? क्या तुम वो हो जो मुझे बताया गया है? रजत ने लंबी सांस ली और ऑफिस के लिए निकल गया। खुशी अभी भी अपने में ही उलझी हुई थी। तभी जॉली आया और शौक होते हुए बोला, दी आपने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, क्या आप कंफर्टेबल हैं इन कपड़ों में? जॉली को देखकर खुशी की जान में जान आई। उसने धीरे से कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे लगा फिर से तुम्हें पनिश किया जा रहा है। जॉली, अरे नहीं दी, वो सर ऑफिस गए हैं ना, तो उनका सामान रखने गया था गाड़ी में। खुशी चौंक कर बोली, क्या वो चले गए? लेकिन क्यों? जॉली हैरानी से, क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्या? खुशी, नहीं मतलब हम मुझे ऐसे तैयार करने का क्या मतलब था उनका? इतनी सी देर में क्या हो गया जो उन्हें ये आधे अधूरे कपड़े पहना दिए हैं? जॉली, हमारे सर ऐसे ही हैं, वो अपनी वाइफ को भी सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते होंगे, इसीलिए आपको इतने अच्छे से तैयार किया होगा। आपके पास फ़ोन होगा ना, आप भी देख लेना। खुशी उदास होकर बोली, मेरे पास कोई फ़ोन वोन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जॉली कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने मुंह फेर लिया तो वो चला गया। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि रजत कैसा इंसान था। एक पल में वो गुस्से से भर जाता तो कभी बड़े ही सलीके से बात करता। रजत खुशी के लिए एक पहेली सा बनने लगा था। कुछ ही पलों में खुशी ने सोच लिया कि रजत ने उससे नाम मात्र की शादी की है, उसे बस उसे परेशान करने में और लोगों को अपने रेपुटेशन दिखाने के लिए ही रखा है। खुशी अब भी उन कपड़ों में ही थी। वो उन्हें चेंज भी करना चाहती थी और नहीं भी करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि रजत अभी आएगा और बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था। लेकिन रजत नहीं आया। खुशी ने लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार किया और फिर कपड़े चेंज करके कमरे से बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई, उसे गेस्ट रूम में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, घर में तो मेरे और नौकरों के अलावा कोई ही और नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉली के मुताबिक वो इंसान ऑफिस गया हुआ है, तो फिर यहाँ कौन बैठे हैं? खुशी थोड़ी आगे बढ़कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगी तो पाया घर में जितने भी काम करने वाले थे वो सब सोफे पर बैठकर
हंसी मजाक कर रहे थे। कोई कैसे पचरा था तो कोई किसी तरह, साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी था। घर में कम से कम 7 नौकर थे जिनकी औरत नहीं थी, इसीलिए खुशी ज़्यादा आगे नहीं गई। जॉली यहाँ नहीं था तो खुशी उसे ढूंढने के लिए दूसरी ओर चली आई। तभी जॉली उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखाई दिया तो खुशी उसकी ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आपको कुछ चाहिए दी? मैं आ जाता आपके रूम में, आप बाहर क्यों आई? खुशी ने ऊपर देखते हुए कहा, वहाँ कौन रहता है? और ये घर के सारे नौकर ऐसे कैसे बैठे हैं? जॉली ने लंबी सांस लेकर कहा, ये नौकर ऐसे ही हैं, सर के जाते ही घर पर अपना राज समझने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी कहानी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब